ठीक है। ये आपकी ये लाइफ लाइन। अच्छा, आप ऐसे रह सकते ठीक है, ठीक है, ठीक है। कॉपी निकाल ली सबने। तो हम जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शुरू करेंगे। तो जब हम बात करते हैं आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पीछे का एक बैकग्राउंड है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, तो उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा कुछ एक्ट्स लाए गए थे। तो आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उन एक्ट से भी वो काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। इस वजह से हम उसकी शुरुआत से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। So the British came to India in 1600 as traders in the form of East India Company, which had the exclusive right of trading in India under a charter act granted by Queen Elizabeth. So जब हम बात करते हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो एनीवन जो मुझे बताएगा कि इसको ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहते हैं हम? वो लोग जो आए थे वो ईस्ट साइड से आए थे, इसमें सिर्फ का नाम ईस्ट साइड की तरफ वो ईस्ट की तरफ आए। हाँ सो जो ब्रिटेन है वो इंडिया के वेस्ट में है ना। सो देयर फॉर इट इज़ कॉल्ड एज ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड द अच्छा, हिंदी मीडियम के कितने बच्चे हैं इनमें, आप में? अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ इशू हो तो आप लोग मुझे बताते रहना, ठीक है। सो विच हैड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया। सो जब हम एक्सक्लूसिव राइट की बात करते हैं, तो एक्सक्लूसिव राइट का मतलब हुआ विशेषाधिकार, ठीक है। मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, यानी कि सिर्फ एक ही कंपनी जो है उसको ये अधिकार दिया गया कि वो भारत में आके ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि अगर हम मान लें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक है 1 और एक है ईस्ट इंडिया कंपनी 2। सो केवल एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको ही अधिकार दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि वो भारत में आके ट्रेड कर सकते हैं। अगर कोई दूसरी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी 2 है एज सच और वो आके इंडिया में ट्रेड करना चाहती है, तो क्या उसको अलाउड था? उस टाइम पर नहीं था। तो यही मीनिंग होता है मोनोपोली का, और यही चीज़ है एक्सक्लूसिव राइट। सो ओनली द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज गिवन द एक्सक्लूसिव राइट टू डू ट्रेड इन इंडिया। किसकी ओर से? क्वीन एलिजाबेथ की ओर से। सो 1765 में जब वो कंपनी आती है, तो उसको यहाँ पे दीवानी राइट्स भी मिल जाते हैं। तो दीवानी राइट्स और फौजदारी राइट्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है? कोई बताएगा? दीवानी राइट्स केवल एक चीज़ होती है दीवानी, राइट्स और मतलब जी बिल्कुल, एक है दीवानी और दूसरे हैं फौजदारी। सो दीवानी को हम क्या कहेंगे? सिविल। सिविल मैटर्स को देखेगा, दीवानी और फौजदारी क्रिमिनल क्रिमिनल मैटर्स को, ठीक है। तो जो लैंड आएगा वो किस में आएगा? सिविल में आएगा या फिर फौजदारी में? सिविल में आएगा। यानी कि जो दीवानी राइट्स उनको मिले हैं, बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को उस टाइम पे क्या मिल गए? लैंड राइट्स मिल गए। और अगर किसी के पास में लैंड राइट्स हैं, यानी उनके पास में रेवेन्यू के अधिकार हो गए, यानी राजस्व के अधिकार, ठीक है। सो 1765 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो प्योरली ट्रेडिंग फंक्शंस के तौर पे आई और उसको दीवानी राइट्स मिल गए, ठीक है। सो अगर हम बात करें 1765 में ऐसा क्यों हुआ था, एनीवन? उस टाइम पे वो जो क्या कहते हैं बक्सर कौन सी ट्रीटी हुई थी? हाँ, ट्रीटी ऑफ, मतलब वॉर ऑफ बक्सर के बाद में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। सो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद में वो एक ट्रेडिंग फंक्शंस के तौर पे जब आते हैं, दे गॉट द दीवानी राइट्स। और इस तरीके से उनकी टेरिटोरियल पावर, यानी कि वो एक क्षेत्रीय शक्ति जो है वो बन के उभरते हैं, ठीक है। सो कोई डाउट पहली स्लाइड में? So in 1858, in the wake of the Sepoy Mutiny, the British Crown assumed direct responsibility for the governance of India. उसके बाद में क्या होता है, जब 1765 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रूल कर रही थी, हम कह सकते हैं। उसके बाद में जब सिपोई म्यूटिनी होती है, सिपोई म्यूटिनी का एक नाम और भी है, फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने सबसे पहले कहा था इसको फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? नहीं, मंगल पांडे तो उसमें इन्वॉल्व थे ना। सिपोई म्यूटिनी का मतलब वो सैन्य विद्रोह, सैन्य विद्रोह।
और फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब हुआ कि जो प्रथम राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता संग्राम है वो किसने कहा था इसको सबसे पहले? ये आपने शायद स्पेक्ट्रम में अगर पढ़ी है तो पढ़ा होगा। सबसे पहले कहा था इसको वीर सावरकर ने, ठीक है। सो ये जो क्लास है थोड़ी इसी फॉर्म में रहेगी, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, ताकि जो इंटरलिंकेजेस है वो होती रहे, क्योंकि आप लोग पहले भी एक बार पढ़ चुके हो ना ये सब, या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो? थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, अच्छा कोई नहीं, जो फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा है उसको आपको अभी तक समझ में आ रहा है ना, कोई भी इशू हो तो बताना, ठीक है। सो 1858 में जो ये इन द वेग ऑफ सिपाही म्यूटिनी जो ब्रिटिश क्राउन है उसने डायरेक्ट पावर को एज्यूम कर लिया। इससे पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में रूल कर रही थी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उसको कंट्रोल कर रही थी। लेकिन 1857 में जब सिपाही म्यूटिनी हुई यानी कि सैन्य विद्रोह हुआ, तो उस टाइम पर क्योंकि इंडियंस के मन में गुस्सा था किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम डायरेक्टली यहाँ पे टेक ओवर कर लेंगे और हम क्या करेंगे, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा प्रशासन प्रोवाइड करवाएंगे किसको, इंडियंस को, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश क्राउन। क्राउन का क्या मतलब होता है, अगर हम इसके लिटरल मीनिंग पे जाएँ तो मुकुट, है ना, ताज। दिस रूल कंटिन्यूड अंटिल इंडिया वॉज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, ठीक है। सो अब हम आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पर। अच्छा, एक्ट क्या होता है? एक्ट कब बनता है? एक्ट को हिंदी में कहते हैं अधिनियम, ठीक है। तो जब कोई जो लॉ है, जो बिल है, जब वो पास हो जाता है किसमें, लोकसभा में और राज्यसभा में, उसके बाद में वो एसेंट यानी कि उसको स्वीकृति दी जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, उसके बाद में वो क्या बनता है, एक्ट बनता है, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 यानी 1773 का विनियमन अधिनियम, तो इसको हम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते हैं? ये किसको रेगुलेट करने के लिए लाया गया होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट कौन लेके आएगा, इंडियन गवर्नमेंट लाएगी या ब्रिटिश गवर्नमेंट लाएगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है रेगुलेटिंग एक्ट लेके आई है किसको रेगुलेट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अब हम इसके प्रोविजंस पे आएंगे कि इसके प्रोविजंस क्या हैं, प्रोविजंस मतलब इसके क्या प्रावधान हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट्स आए। लेकिन पहली बात ये आती है कि व्हाट इज़ द नीड, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल क्यों करना चाहती है, नियंत्रण में क्यों लेके आना चाहती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, कोई बताएगा? सर ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय तक कहाँ थी? ये तो 1858 के बाद से क्राउन का रूल हुआ। बिल्कुल इंडिया में, लेकिन जो ये 1773 में एक्ट लाया गया है, ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ है ना, बिल्कुल, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है, रूल कर रही है, ठीक है। तो ये जो एक्ट पारित हुआ है ये कहाँ पारित हुआ है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है, यानी ब्रिटेन की संसद में ये कानून पारित हुआ है। और ये कानून जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए है। अब बात आती है कि रेगुलेट करना क्यों है, इसके प्रावधानों पे जाने से पहले हम उस कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो पहली बात आती है आर्थिक कारण, इकोनॉमिक रीजंस। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके एम्प्लॉय जब इंडिया में थे, वो यहाँ पर आए तो वो तो बहुत रिच होते जा रहे थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कंपनी वॉज इन लॉस, वो घाटे में जा रही थी। तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या चाहेगी, वो पैसे की डिमांड करेगी, किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जब पैसे की डिमांड करी जाएगी तो कोई भी कंपनी जब गवर्नमेंट से डिमांड करेगी तो गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि हमारा नियंत्रण उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ठीक है। तो ये एक कारण हो गया इकोनॉमिक रीज़न। इसमें हम क्या कह सकते हैं, लैक ऑफ मनी विद किसके पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो इस वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या कोशिश करेगी कि इनको हम अपने कंट्रोल में रखें, ये हमारे कंट्रोल से बाहर ना चले जाए। आप लोगों ने थोड़ी बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ी है अभी? नहीं, कोई बात नहीं। अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा थोड़ा बहुत। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है वो भी इसी समय के आसपास हुआ था, 1770s 1760s 80s के आसपास में। तो अगर हम देखेंगे तो अमेरिका में जो लोग गए थे वो लोग पहले कौन थे, ब्रिटेन के वो लोग जिनको ब्रिटेन से निकाल दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था, उन लोगों ने वहाँ पे जाके अपनी कॉलोनी बसाई,
और अमेरिका के जो नेटिव्स थे उनको क्या कहते थे? रेड इंडियंस। तो रेड इंडियंस को वहाँ से खदेड़ कर जो ब्रिटिशर्स थे वही वहाँ पर बसे। और जब अमेरिकन रेवोल्यूशन यानी जब हो रहा है, सो ब्रिटिशर्स जो वहाँ पे जाके बसे थे उन्होंने ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में क्या करा है? रेवोल्यूशन किया है। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात का डर है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई, सो दे कैन ऑल्सो गो अगेंस्ट दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये दो कारण हो गए, एक हो गया इकोनॉमिक रीज़न और दूसरा हो जाएगा पॉलिटिकल या फिर हम इंटरनेशनल रीज़न कह सकते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कारण या राजनीतिक कारण। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके क्या प्रोविजंस हैं, क्या प्रावधान है। सो जब हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो गवर्नर और गवर्नर जनरल में क्या डिफरेंस होता है? तो गवर्नर जनरल बनते ही जो पावर है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना है और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब कार्यकारी परिषद। अच्छा, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में डिफरेंस पता है आप लोगों को? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका और लेजिस्लेटिव का मतलब विधायिका। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिनको हम कहेंगे स्थायी कार्यपालिका, और एक होती है टेम्परेरी। तो टेम्परेरी जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो कौन होते हैं? बिल्कुल, जो मिनिस्टर है। और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं वो ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई है जिसमें 4 मेंबर्स होंगे और वो क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे किसको? गवर्नर जनरल को। और पहला गवर्नर जनरल कौन बने थे हमारे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित किया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों के कार्यकारी परिषद की स्थापना की। ठीक है, सो इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब अधीनस्थ। यानी कि पहले क्या थे? 3 गवर्नर्स थे और तीनों गवर्नर की पावर्स जो थी वो इक्वल थी। लेकिन अब क्या है, जो गवर्नर जनरल बना दिया गया है उसकी पावर जो बंगाल का है उसकी ज़्यादा हो जाएगी। किससे? मद्रास और बॉम्बे से। ठीक है, तो इसने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया, जिसके पहले तीनों प्रेसिडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र हुआ करती थी। अच्छा, एक को ऐसा करा क्यों गया है? एक को, बाकी 2 को सबऑर्डिनेट क्यों बनाया गया? एक के लिए, एक के अंडर में क्यों लेके आए हैं? 3 अगर इंडिपेंडेंट हैं तो उनको कंट्रोल करना आसान है या फिर एक व्यक्ति को कंट्रोल करना आसान है? एक को। तो एक जो है उसको सुप्रीम बना दिया, बाकी 2 को उसके सबऑर्डिनेट यानी अधीन बना दिया। तो अब किसको कंट्रोल करना है? केवल एक गवर्नर को जो बंगाल का है। ठीक है, और बंगाल वाले को ही क्यों बनाया गया होगा? क्योंकि बंगाल का एक तो एरिया भी बड़ा है और उसके अलावा उसके पास में रिसोर्सेज भी ज़्यादा है। और 1911 में जब कैपिटल हमारी दिल्ली शिफ्ट की गई थी उससे पहले कैपिटल बंगाल ही हुआ करती थी। ठीक है, और उस टाइम के बंगाल में केवल आज का बंगाल नहीं है, ओडिशा भी आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी रीजन आ जाएगा, कुछ रीजन बिहार का आ जाएगा और पूरा बांग्लादेश। तो बंगाल बहुत बड़ी टेरिटरी थी। ठीक है, सो इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। अब ये सुप्रीम कोर्ट क्यों बनाया गया होगा उस टाइम पे? कोई अच्छा आपको समझ में आ रहा है ना? कोई इशू हो तो पूछ लेना, कोई भी डाउट हो किसी को। ठीक है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में तो इसलिए बनाया गया क्योंकि वहां पे ही क्या है? गवर्नर जनरल बना है। अब बात ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट ही क्यों बनाया गया? तो एक कारण ये है कोर्ट के बनाए जाने का, वो है कि उस टाइम पर अगर हम देखें तो जो सर्वेंट्स थे वो अमीर होते जा रहे थे। जो इंडियन कंपनीज थी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके बीच में ट्रेड डिस्प्यूट्स भी बहुत ज़्यादा थे। तो उनको रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब फ्रॉम द नेटिव्स। ठीक है, यानी ब्राइब का मतलब हो गया रिश्वत,
कि जो वहाँ के नेटिव्स हैं यानी कि जो भारतीय हैं उनसे ना तो वो उपहार ले सकते हैं और उसके अलावा ना ही कोई रिश्वत ले सकते हैं, क्योंकि हो क्या रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी तो घाटे में जा रही है लेकिन जो उसके सर्वेंट्स हैं वो रिच होते जा रहे हैं। और उस टाइम पे जो एक ट्रेंड था वहाँ पे वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत आना चाहते थे, किस लिए कि यहाँ आएंगे और अमीर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कारण था कि जो सर्वेंट्स हैं उनको किसी भी प्राइवेट ट्रेड से, कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी में ही व्यापार, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में जो जॉब कर रहे हैं उसी में काम करेंगे, अपना प्राइवेट ट्रेड वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मोनोपोली थी। अभी हमने देखा था मोनोपोली मतलब एकाधिकार था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो उसके एम्प्लॉयज़ को कैसे ये अधिकार दिया जा सकता है कि वो प्राइवेट ट्रेड कर लें। ठीक है, सो इट स्ट्रेंथन्ड द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। तो इससे हुआ क्या, जो नियंत्रण था कंपनी का, कंपनी के ऊपर किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो बढ़ जाएगा और उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है अलग से लेके आया गया। ठीक है, और वो अपनी रिपोर्ट जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसको देगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, किन किन मैटर्स पे, रेवेन्यू यानी राजस्व के मैटर्स पर, सिविल, सिविल का क्या मतलब होता है, नागरिक मामलों में। ठीक है, और फिर मिलिट्री अफेयर्स। तो तीनों के लिए भले ही वो रेवेन्यू के मैटर्स हों, भले ही वो सिविल के मैटर्स हों, भले ही वो मिलिट्री मैटर अफेयर्स हों, तीनों के लिए क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंप्लीट हो गया। कोई डाउट किसी को, आपको कोई डाउट, समझ में आया ठीक से? सुप्रीम कोर्ट इसलिए बनाया गया ताकि जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना कंपनीज के बीच में, जैसे कि इंडियन कंपनी है, इंडिया में भी तो ट्रेड चल रहा है, और हमने देखा है 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, बक्सर का, है ना, 1757 में प्लासी का। तो ये जो युद्ध हो रहे थे इनके पीछे कहीं ना कहीं ट्रेड भी एक कारण था। तो जो डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व हो सके उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। ठीक है, फिर आता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अच्छा, कोई एक्ट बनता है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो परफेक्ट है, बिल्कुल उसमें कोई कमी ही नहीं है, या फिर जब एक एक्ट बनता है उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो धीमे धीमे हमें समझ में आता है कि इसमें ये कुछ कमियां हैं, ये ड्रॉबैक्स हैं, और हमें उसको अमेंड करने के लिए संशोधन करके कोई नया कानून लेके आना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या है, 1781 का संशोधन अधिनियम। अब इसमें ना एक चीज़ हम ये भी देख सकते हैं, एक यूपीएससी में ऐसे भी आया था, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि मतलब जिन चीज़ों को हम आज बेस्ट मानते हैं उससे भी कोई चीज़ बेटर यानी बेहतर हो सकती है, जिन चीज़ों को हम अभी सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं उनसे भी बेहतर चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो उसको भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन्होंने यही सोचा था कि ये तो बहुत अच्छा एक्ट है और ये जो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर देगा, लेकिन क्योंकि उसमें कुछ कमियां रही इस वजह से हम 1781 में एक संशोधन अधिनियम लेकर आए। इट एग्जम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें एग्जम्प्ट का मतलब होता है छोड़ देना उसको, और ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, यानी कि जो गवर्नर जनरल है और जो काउंसिल है उसको सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया अधिकार क्षेत्र से। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसके ऊपर फैसला नहीं सुना सकता है, ना तो गवर्नर जनरल के ऊपर और ना ही उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर। तो ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये बेसिकली एक लड़ाई चल रही है ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण करें किसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, उसके गवर्नर के ऊपर, और ये क्या चाहेंगे कि हमारे ऊपर जो कंट्रोल है कम से कम हो। तो इसी वजह से इस टाइम पे जब एग्जम्पशन मिल गया यानी कि छूट मिल गई है गवर्नर जनरल को, उसकी काउंसिल को, तो कौन जीतता दिख रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट? नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत रही है ना, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका गवर्नर और काउंसिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर फैसला नहीं सुनाएगा। यानी कि कौन ऊपर हो गया,
ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ऊपर हो गई, ठीक है। सिमिलरली इट ऑल्सो एग्जम्प्टेड द सर्वेंट। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर गवर्नर जनरल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई बनेगा या ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही तो अपॉइंट करती होगी ना यहाँ पर। तो बिल्कुल basically ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही तो वो पड़ेगा। ठीक है, वो बात कि बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही है, लेकिन जब वो गवर्नर जनरल बन गया है उसके बाद तो वो एक तरीके से ये चाहेगा ना कि मेरी जो पावर है वो इंडिपेंडेंट हो किससे, गवर्नमेंट से। अब जैसे कोई ब्यूरोक्रेट बनता है, अब उसको सरकार ने ही अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट ने ही लेटर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये तो चाहेगा कि मैं जितना इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकता हूँ मैं करूँ। तो ये बेसिकली शक्तियों की लड़ाई है, पावर टसल है ये, कि कौन कितना पावरफुल होगा। और कोशिश होगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश ये होगी कि वो ज़्यादा पावरफुल रहें, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोशिश ये होगी कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करें। आज भी ऐसा ही होता है, हर इंस्टीट्यूशन ये चाहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी मिले, और गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस पे क्या करें, अपना नियंत्रण रखें, ठीक है। सो इट एग्जम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स डन बाय देम। उनके द्वारा जो कृत्य किए गए हैं किसमें, उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में, यानी कि वो अपने सरकारी पद पे रहते हुए, ऑफिशियल का मतलब है सरकारी पद पे रहते हुए कोई भी काम करते हैं तो उसके ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हैं। सिमिलरली इट ऑल्सो एग्जम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शंस, ठीक है, सिंपल। It excluded the revenue matters and the matters arising in the collection of the revenue from the jurisdiction of the Supreme Court। अब जो राजस्व संबंधित मामले हैं और जो राजस्व वसूली के मामले हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर हो चुके हैं, ठीक है। It provided that the Supreme Court was to have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta. It also required the court to administer the personal law of the defendants, that is Hindus were to be tried according to the Hindu law and Muslims according to the Mohammedan law। तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट था उसमें एक चीज़ क्या कही गई, उस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो इंडिया में हिंदूज़ और मुस्लिम्स, उनके जो क्रिमिनल मैटर्स हैं उनको अगर हम देखेंगे तो वो अलग अलग चल रहे हैं, उनके नियम अलग अलग हैं। अगर हम बात करें मोहम्मदन लॉ की तो कौन सा लॉ चलता है, कोई बताएगा, शरिया। और अगर हम हिंदूज़ की बात करें तो उसमें चलते हैं धर्मशास्त्र, जिनको हम स्मृतिज भी कह देते हैं। सबसे फेमस और कंट्रोवर्शियल स्मृति कौन सी है, मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति किस टाइम पे चल रही थी, अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो मौर्य काल के बाद में, ठीक है। और अगर हम देखें गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे कौन सी स्मृति चल रही थी, तो जनरली हम कहते हैं विष्णु स्मृति चल रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्मृतिज हैं वो टाइम के साथ में अपडेट होती रही हैं, और कई सारी स्मृतियाँ, याज्ञवल्क्य स्मृति है, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक्ट था उसमें कह दिया गया कि जो पर्सनल लॉज हैं मोमडन्स के अलग और हिंदुओं के अलग चलेंगे, ठीक है। प्रावधान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट को केवल कलकत्ता के सभी निवासियों पर अधिकार होगा। साथ ही न्यायालय को यह भी निर्देशित किया गया कि वह प्रतिवादी की व्यक्तिगत कानून के अनुसार न्याय करे, अर्थात हिंदुओं पर हिंदुओं का कानून और मुसलमानों पर मोमडन कानून लागू किया जाएगा, ठीक है। It laid down that appeals from the provincial courts could be taken to the Governor General in Council and not to the Supreme Court। तो इसमें यह भी कहा गया कि जो अपील्स होंगी प्रोविंशियल कोर्ट से, ये प्रोविंशियल कोर्ट या प्रांतीय कोर्ट का क्या मीनिंग होता है, प्रोविंशियल कोर्ट क्या होता है, जो स्टेट में, राज्य में कोई कोर्ट होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे प्रोविंशियल कोर्ट। तो एक चीज होती है प्रोविंस और एक होता है स्टेट। प्रोविंस को हम कहते हैं प्रांत और स्टेट को हम कहते हैं राज्य। तो आज के टाइम पे तो प्रोविंस और स्टेट का एक ही मीनिंग है, लेकिन जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था इन दोनों के अलग अलग मीनिंग हुआ करते थे। तो क्या मीनिंग होता था इनका, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो देखो प्रोविंस का मतलब तो क्या हो गया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था, और स्टेट क्या हो गया, प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मतलब जहां पे राजा का राज चल रहा था, ठीक है, यानी कि रजवाड़ा। तो ये कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं ना जो मैं अलग से बता रहा हूं, इनको आप लोग नोट करते चलो,
क्योंकि आपको एज सच कहीं पे बुक में मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो अब जब हम प्रोविंशियल कोर्ट की बात करते हैं तो ये वो कोर्ट्स होंगे जो प्रोविंसेस में होंगे, यानी कि ये भी वो रीजन्स हैं जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। और ये जो मैटर्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट में ना जाके गवर्नर जनरल की काउंसिल में जाएंगे। अभी हमने पढ़ा था गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि कार्यकारी परिषद। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर जनरल की उसमें कितने सदस्य थे, 4, ठीक है। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ये था कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बनाया गया था, COD, और COD ही क्या कर रहा था, सिविल मैटर्स, रेवेन्यू मैटर्स और मिलिट्री मैटर्स तीनों को ही देख रहा था, ठीक है। यानी कि राजस्व के मामले हो गए, सैन्य मामले हो गए, उनको तीनों को ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देख रहा था। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर धीरे धीरे नियंत्रण बढ़ाना है, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो वो क्या करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कमर्शियल मैटर्स के लिए रखेंगे, और जो मिलिट्री मैटर्स हैं, पॉलिटिकल मैटर्स हैं, उसके लिए किसको लेके आ जाएंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो इसने डिस्टिंग्विश कर दिया कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को कंपनी के। सो कमर्शियल फंक्शंस में कंपनी क्या कर रही थी, ट्रेड कर रही थी, और पॉलिटिकल फंक्शंस या राजनीतिक मैटर्स में कंपनी क्या कर रही थी, वॉर कर रही थी, और अपनी टेरिटरी जो है धीमे धीमे बढ़ाती जा रही थी, ठीक है। तो दोनों को ही डिफरेंशिएट करा गया, और जो कमर्शियल मैटर्स है उसके लिए COD यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और पॉलिटिकल के लिए क्या होगा, BOC, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डबल गवर्नमेंट आ गई। डबल गवर्नमेंट क्यों है, COD प्लस BOC, तो इसी को हम क्या कह देंगे, डुअल गवर्नमेंट या डबल गवर्नमेंट, ठीक है। इट empowered the board of control to supervise and direct all operations of the civil and military government or the revenues of the British possessions in India, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो मिलिट्री मैटर्स और सिविल मैटर्स को देखेगा। फिर आता है एक्ट ऑफ 1786। तो इस टाइम पर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये गवर्नर जनरल बना था बंगाल का। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस किस चीज़ के लिए फेमस है, 2 चीज़ों के लिए फेमस है ये। एक तो ये परमानेंट सेटलमेंट लेके आया था जिसको हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, और दूसरी चीज़ क्या, दूसरा किस लिए फेमस है लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लो। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है, यानी कि लोक सेवा का पितामह है, ठीक है। और दूसरी चीज हो गई जमींदारी सिस्टम या जमींदारी प्रथा। सो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल, तो उसने 2 शर्तें रखी कि अगर ये मेरी 2 शर्तें मानी जाएंगी तभी मैं गवर्नर जनरल बनूंगा। तो उसकी शर्त ये थी, ही शुड बी गिवन द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ काउंसिल इन स्पेशल केसेस। अभी हमने देखा था कि एक गवर्नर जनरल की काउंसिल होती है जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं, उसमें कितने सदस्य होते हैं, एग्जीक्यूटिव 4। तो अगर हम देखेंगे तो कोई भी फैसला जो होगा वो मेजॉरिटी से होना चाहिए, कि जो मेजॉरिटी कहेगी वो फैसला होगा। अगर हम मान लें कि जो गवर्नर जनरल है उसकी ओपिनियन है ओपिनियन 1, और जो बाकी के 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य हैं उनकी ओपिनियन है ओपिनियन 2, तो जनरल केस में किसकी बात चलेगी, गवर्नर जनरल की या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। लेकिन जो हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं वो क्या कहते हैं, उनका कहना ये है कि मैं तभी गवर्नर जनरल बनूंगा जब कुछ मामलों में मुझे शक्तियां मिलेंगी कि मैं ओवरराइड कर सकता हूँ। ओवरराइड मतलब कि भले ही 4 लोग एक तरफ हों और मैं अल्पमत में हूँ, मैं माइनॉरिटी में हूँ, लेकिन मेरी चलनी चाहिए इन सर्टेन स्पेशल केसेस, कुछ जो विशिष्ट मामले हैं उनमें, ठीक है।
तो ये उसकी पहली शर्त थी, क्या बनने के लिए? गवर्नर जनरल बनने के लिए। फिर ही इट अबॉलिश द, ठीक है, फिर ही वुड ऑल्सो बी दी कमांडर इन चीफ, यानी कि जो सेना का प्रमुख होगा वो भी अब से कौन होगा? गवर्नर जनरल होगा। तो ये दो शर्तें थी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रखी थी गवर्नर जनरल बनने के लिए, ठीक है। उसके लिए ही जो एक्ट है उसमें ये 1786 का एक्ट जो है लाया गया था, ठीक है। अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सो अभी हम देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसकी पॉलिटिकल पावर्स भी बढ़ती जा रही हैं और उसके ऊपर कंट्रोल बढ़ाने की, उसके ऊपर कंट्रोल करने की जो कोशिश है ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो भी बढ़ती चली जा रही है। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी? 1813 में जो मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में ट्रेड करने की, मोनोपोली मतलब उसका जो एकाधिकार है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कि अब अगर कोई दूसरी कंपनी है वो इंडिया में ट्रेड करना चाहती है तो उसको अलाउड होगा। मतलब अब अगर ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेगी दूसरी कंपनी भी एक्सप्लॉइटेशन करेगी ही इंडिया का। मतलब कर सकते, मतलब जो बात है ट्रेड तो कर ही सकते हैं। एक्सप्लॉइटेशन तो ठीक बात है, एक्सप्लॉइटेशन उन्होंने किया है, लेकिन वो तो एक बाई प्रोडक्ट है कि वो यहाँ पर आए, उन्होंने ट्रेड किया और उस ट्रेड में एक्सप्लॉइटेशन, शोषण किया। लेकिन जब वो हम ऑफिशियल बात बोलेंगे तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि वो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन करने आ रहे थे, मतलब एटलीस्ट हाँ मतलब अगर मल्टीपल कंपनीज आ जाएंगी तो कंपटीशन होगा, बिल्कुल। एक्सप्लॉइटेशन कम होगा ना कि बढ़ेगा? एक्सप्लॉइटेशन हम ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल कम होगा, क्योंकि उनके आपस में कंपटीशन होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहेंगे कि हम प्रॉफिट कमाएं, और प्रॉफिट कमाने के लिए उनको कस्टमर्स को अपनी ओर खींचना होगा। बिल्कुल ठीक बात है ये। तो इसके लिए ना दो टर्म्स होते हैं, एक तो होता है कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद, और एक होता है मर्केंटिलिज्म, यानी वणिकवाद। सो कैपिटलिज्म और मर्केंटिलिज्म में क्या डिफरेंस होता है? बात मत करो सर हम बता रहे थे कैपिटलिज्म मतलब हो गया सर हाँ, जहाँ मुझे पे- बताओ जो बता रहे हो। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है कोई तरीके से बढ़िया से ठीक है। सेटल हो रही है, वो कैपिटलिज्म में आ गया, ठीक है, क्योंकि आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो। और ठीक है। मर्केंटिलिज्म में हो गया कि सर आप केवल ट्रेड कर रहे हो, एक वाली ले रहे हो रॉ मटेरियल और उसको ट्रेड कर रहे हो, वो ठीक है। मर्केंटिलिज्म हो गया। मैं बताता हूँ थोड़ा और रिफाइन करके। तो जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट चलता है फ्री ट्रेड का। फ्री ट्रेड मतलब मुक्त व्यापार। तो जब हम कैपिटलिज्म की बात करेंगे तो सरकारी नियंत्रण जो होगा मार्केट के ऊपर वो कम होगा कि ज़्यादा होगा? सर फ्री ट्रेड के समय मार्केट में कम होगा, ठीक है। आज की गवर्नमेंट भी क्या कहती है कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, है ना, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये भी नारा है अभी। तो अगर हम बात करें फ्री ट्रेड की तो उस टाइम पर जो सरकार का नियंत्रण है वो काफ़ी कम होगा, किसके ऊपर? मार्केट के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? कंपटीशन होगा। सरकार क्या करेगी? सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगी और अपने आप से ट्रेड करने से बचेगी। अगर हम देखें 1991 से पहले इंडिया में तो हम कहते हैं लाइसेंस राज चल रहा था, क्योंकि उस टाइम पर जो सरकार है वही सबसे ज़्यादा ट्रेड करती थी और जो प्राइवेट कंपनीज थी उनके लिए ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल था, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? मोनोपोली। जैसे आज के टाइम में भी सरकार की एक चीज़ में मोनोपोली है, वो है ट्रेन, रेलवे, ठीक है। सो जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो उसमें फ्री ट्रेड होता है और उसमें कंपटीशन होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी जो भी इंडिया में आना चाहे वो आ सकती है और ट्रेड कर सकती है, वो होगा कैपिटलिज्म। लेकिन जब हम बात करते हैं मर्केंटिलिज्म की तो ये होता है मर्चेंट कैपिटलिज्म, और इसी का दूसरा नाम होता है मोनोपोली ट्रेड, यानी एकाधिकार व्यापार।
तो जब मोनोपोली होगी तब उस टाइम पे एक कंपनी आएगी या कई सारी कंपनीज आएंगी? एक कंपनी आएगी। तो जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस टाइम पे इंडिया में कितनी कंपनीज थी जो ट्रेड कर सकती थी बाहर से आके? एक ही कर सकती थी। तो उस टाइम पे कैपिटलिज्म का दौर था या मर्केंटलिज्म का दौर था? मर्केंटलिज्म का दौर था। ठीक है, ये चीज़ें नोट करते चलो कुछ कुछ, ठीक है, बाद में फिर भूल जाओगे आप लोग ये जो टर्म्स हैं। सर मोनोपोली मार्केट को हम मर्केंटिलिज्म कहेंगे हाँ, कह सकते हैं। और कैपिटलिज्म मार्केट फ्री ट्रेड, जिसमें कंपटीशन होगा। ठीक है, और जो इसमें जो मार्केट होता है, जब जो बायसनेस है यानी कि जो रूल्स हैं सबके लिए एक जैसे होते हैं, तो इसी को हम कहते हैं परफेक्ट मार्केट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि चार्टर एक्ट को पढ़ते हुए इसकी बात आई क्यों है। हमें तो ये प्रोविजंस पढ़ने थे चार्टर एक्ट के। तो चार्टर एक्ट के प्रोविजंस पढ़ते हुए ये कैपिटलिज्म और मर्केंटलिज्म की बात इसलिए आई है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए थे, विशेषाधिकार दिया गया था इंडिया में ट्रेड करने का, तो वो जो दौर था वो मर्केंटलिज्म का था, यानी वणिकवाद का था। और आज के समय में 1813 में जो दौर है वो कैपिटलिज्म का आ रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? एक बात ये भी आती है क्योंकि 1800 के आसपास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति आ गई थी ब्रिटेन में। तो जिस जगह औद्योगिक क्रांति आ गई है वो क्या चाहेगा? उसके पास में जो गुड्स हैं वो सरप्लस में हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट चाहिए कि दूसरे देश में जाए और व्यापार कर सके। तो इस वजह से जो दूसरी कंपनीज़ हैं वो दबाव डालेंगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कि जो एक्ट है उसमें बदलाव लेके आओ और हमको भी अलाउ किया जाए इंडिया में व्यापार करने के लिए। ठीक है, सो इसी वजह से जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो ख़त्म हो जाती है और थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स। तो जितने भी ब्रिटिश व्यापारी हैं सबके लिए इंडिया में आने का खुला प्रस्ताव है कि कोई भी किसी की कैपेबिलिटी है, क्षमता है, तो इंडिया में आए और व्यापार करे। ठीक है, सो हाउएवर इट कंटिन्यूड द मोनोपोली ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो इंडिया में जो चाय का व्यापार है उसके ऊपर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है, एकाधिकार है। तो इसमें अगर हम देखें कैपिटलिज्म वर्सेस मर्केंटलिज्म में, तो कौन जीतता नजर आ रहा है, कैपिटलिज्म या मर्केंटलिज्म? कैपिटलिज्म। लेकिन क्या कैपिटलिज्म पूरे तरीके से जीत गया है? नहीं, क्योंकि जो ट्रेड इन टी है और जो ट्रेड विद चाइना है उसमें अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, उसके पीछे का लॉजिक भी समझ में आ गया होगा। इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। तो ये हम यही देख रहे हैं कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल बढ़ाती जा रही है। तो इस वजह से भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को स्थापित भी किया गया इस कानून के जरिए। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ जो इसमें आती है वो ये है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको भारत में भेजा गया लोगों को इनलाइटन करने के लिए, यानी कि उनको जागरूक करने के लिए। ठीक है, तो क्रिश्चियन मिशनरी का क्या मतलब होता है? मिशनरीज कौन होते हैं जी? क्रिश्चियन मिशनरी वो लोग हैं जो लोगों को क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए आएंगे, क्रिश्चियनिटी का, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आएंगे। इसके लिए एक शब्द और चलता है, नोट कर लो आप लोग, इनवेंजिकल्स। ठीक है, तो अब क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में क्यों भेजा गया? उसके पीछे भी दो कारण हो सकते हैं। एक तो कारण यह है कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना है और भारत में ईसाइयत को फैलाना है। अब जो इसका दूसरा कारण है जो ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया जाता है वो ये है कि इंडियन जो हैं बाय नेचर ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, यानी कि आध्यात्मिक है। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज़्यादा होगा वो मटीरियलिस्टिक ज़्यादा होगा क्या? नहीं होगा। यानी कि वो ज़्यादा खर्चा करना चाहेगा या थोड़े में ही संतोष करेगा? थोड़े में ही संतोष करेगा। तो उनका कहना ये था क्योंकि जो इंडियंस हैं वो आध्यात्मिक ज़्यादा हैं, तो हम क्रिश्चियन मिशनरी भेज के जब उनको ईसाइयत का पाठ पढ़ाएंगे तो वो क्या बनेंगे, मटीरियलिस्टिक बनेंगे। और जब वो मटीरियलिस्टिक बनेंगे तो फिर क्या करेंगे, ज़्यादा सामान खरीदेंगे। और ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो उनके पास में जो सरप्लस है, अधिक सामान है, वो भारत में अच्छे से बिक पाएगा। ठीक है,
तो ये जितने भी, वहाँ पे अपना सेल करते हैं, वो यहाँ से अपना बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी देश में सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है और वहाँ के लोगों ने सामान खरीद लिया उसके बाद भी बच रहा है, तो फिर वो क्या कोशिश करेंगे कि हम दूसरे देश में बेचें जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो, लोगों के पास में पैसा हो कि वो उसको खरीद सके। ठीक है, तो ये उसके कारण है। तो हम जितनी भी एक्ट देखते चल रहे हैं उनके पीछे के लॉजिक्स को भी देख रहे हैं कि वो क्या उसके पीछे कारण है। तो ये जो जितनी भी प्रोविजंस हैं उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। ठीक है, सो इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। अब जैसे ही वेस्टर्न एजुकेशन की बात आती है, सबसे फेमस नाम कोई याद आता हो दिमाग में जो इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन लेके आया था? लॉर्ड मैकाले। इसका बहुत फेमस है मैकॉले मिनट। इसमें मैकॉले मिनट में लॉर्ड मैकॉले ने क्या कहा था कि हम ऐसे इंडियंस चाहते हैं जो स्किन से इंडियन हो लेकिन जिनकी सोच और जो कल्चर है वो पूरा यूरोपियन हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया कि इंग्लिश एजुकेशन जो है, वेस्टर्न एजुकेशन है, उसको प्रमोट किया जाएगा ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। इससे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पूरा इंडिया जो है ब्रिटिश कंट्रोल में नहीं था अभी भी, क्योंकि कुछ क्या से प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको हम रजवाड़े कहते हैं, और वो जो प्रिंसली स्टेट हैं वो कंट्रोल में नहीं थे डायरेक्टली किसके? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, सो इट ऑथोराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज द टैक्सेस ऑन पर्सन्स। ठीक है, अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में देखा था कि जो मर्केंटिलिज्म है और कैपिटलिज्म है उसमें लड़ाई चल रही थी, और किसका पलड़ा भारी हो गया था? कैपिटलिज्म का। तो अब इसमें क्या होना चाहिए? मर्केंटिलिज्म आगे होगा या कैपिटलिज्म जीत जाएगा? कैपिटलिज्म इसमें जीत जाएगा। ठीक है, कैपिटलिज्म जीत गया। तो आप लोग बताओ कि कौन सा जो प्रोविज़न है जिस पे अभी मोनोपोली रह गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो खत्म होगा? टी। ठीक है, बिल्कुल। सो इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वो वाला प्रोविज़न अभी आगे आएगा। अब इसमें एक खास काम जो हुआ वो ये हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया, और जितनी भी सिविल और मिलिट्री पावर्स थी वो गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। दस द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नर ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द इंटायर टेरिटोरियल एरिया। यानी कि जितना भी टेरिटोरियल क्षेत्र किसके पास था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। उसके ऊपर अब कौन बैठेगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा, और उसकी शक्तियाँ भी बढ़ गई हैं, और उसका जो नाम है वो भी हमें समझ में आ रहा है, बंगाल से इंडिया हो गया है। और पहला व्यक्ति जो था जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना वो बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम याद आते ही कोई इंडियन जिसको कहा जाता है कि भारत में रेनेसा, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, भारतीय जो सुधार हैं उसका पिता कहा जाता है किसी को? राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय और विलियम बेंटिक इन्होंने मिलकर कौन से जो सिस्टम था उसको अबॉलिश किया था? सती प्रथा। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का जिक्र आते ही आप ये भी याद रखें। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का। अच्छा, इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होगा? बोलो बोलो। नहीं, वो तो फर्स्ट था ना। वॉरेन हास्टिंग जो है वो तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, विलियम बेंटिक ही था, क्योंकि पहले ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था और यही बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। ठीक है, इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर का क्या मीनिंग होता है? विधायी शक्तियाँ, यानी कि जो लॉ बनाने की जो शक्तियाँ हैं वो अब बिल्कुल इनके हाथ से जा चुकी हैं मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे। यानी कि जो सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कब हुई थी? 1773 में हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए। वो अपने क्लाइमैक्स पे, अपने चरम पे कब पहुंचा है? 1833 में। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स हैं उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, और इससे पहले जो लॉज थे, जो प्रीवियस एक्ट्स थे, उनको रेगुलेशन कहा जाता था और अब से उनको एक्ट कहा जाएगा। ठीक है,
सो इट एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक कमर्शियल बॉडी नहीं है, वो अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी बन गई है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, भारत में प्रशासन भी चला रहे हैं। इट प्रोवाइडेड दैट कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर हेल्ड बाई इट इन द ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी। यानी कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में टेरिटरीज हैं भारत में, वो किसके बिहाफ पर हैं, हिज मेजेस्टी यानी कि वहाँ के राजा के बिहाफ पर हैं, ठीक है, ब्रिटिश सम्राट के बिहाफ पर वो हैं। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस a system of open competition for the selection of servants and stated that Indians should not be debarred from holding any place, office and employment under the company। तो अब क्या होगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो लोग देखते हैं, अभी तक वो एक प्राइवेट बॉडी है, तो कोई भी प्राइवेट संस्था हमारे देश में भी है, अब उसमें कौन लोग काम करेंगे वो कंपनी खुद डिसाइड करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी अब तक यही करती आ रही थी, लेकिन पहली बार ये कोशिश की गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सर्वेंट्स होंगे, इसको हम एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो क्या कह देंगे हम, सिविल सर्वेंट्स। कोशिश क्या की गई कि उसमें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए, मतलब हाथ होना चाहिए, एक ओपन कंपटीशन हो और उसके जरिए सिलेक्शन हो सिविल सर्वेंट्स का, ठीक है, ये कोशिश हुई। एंड इंडियंस शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस, ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। लेकिन ये जो प्रोविज़न है इसका विरोध किया गया किसके द्वारा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। हमने देखा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, और दूसरी कौन सी बॉडी थी जिसको मिला के हम डबल गवर्नमेंट कह रहे थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्यों चाहेंगे कि क्या कहते हैं एक ओपन कंपटीशन हो, क्योंकि उनकी तो अभी मोनोपोली चल रही है, उनका जो से है, उनका स्टेक है ज़्यादा है कि कौन लोग जो हैं कंपनी में काम करेंगे, कौन एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। लेकिन अगर ओपन कंपटीशन है तो क्या ख़त्म होगा, जो हम ये कह सकते हैं कि सोर्स लग के कुछ लोग आते होंगे, या जो फेवरेटिज्म चलता होगा, कि अपने पसंद के जो लोग हैं उनको रख लिया, वो चीज़ क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ओपन कंपटीशन होगा। तो इस तरीके का जो प्रस्ताव था उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण निगलेक्ट कर दिया गया इस प्रोविज़न में। अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये आखिरी चार्टर एक्ट है, और इस चार्टर एक्ट के बाद में हम देखेंगे कि 1857 में सैन्य विद्रोह होगा, जिसको सिपाही म्यूटिनी भी कहता है, और उसके बाद में डायरेक्ट कंट्रोल किसका आ जाएगा, ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की जब हम बात करते हैं तो इसने पहली बार जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं और जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं गवर्नर जनरल की काउंसिल के, उनको सेपरेट किया। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, लेजिस्लेटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट करने का, दोनों काम कर रही थी, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, जैसे आज के सेंस में अगर हम बोलें लेजिस्लेटिव पावर एमपी है ना, और एग्जीक्यूटिव पावर मिनिस्टर, तो उस टाइम पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लोग थे वो दोनों ही काम देख रहे थे, मिनिस्टर भी थे, मंत्री भी थे, मतलब मिनिस्टर भी थे, एमपी भी थे। लेकिन पहली बार जब लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेपरेट किया जाएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, तो उसमें क्या होगा कि कुछ लोग जो हैं वो केवल एमपीज हो गए और बाकी के जो लोग हैं वो मिनिस्टर हो गए, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स इट एस्टेब्लिश सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू बी नोन एज इंडियन या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द कंपनी फंक्शनड एज अ मिनी पार्लियामेंट। तो यहीं से पहली बार जो छोटी संसद है, मिनी पार्लियामेंट है, उसका कॉन्सेप्ट भी निकल के आता है। क्यों, क्योंकि इससे पहले तो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती ही नहीं थी, ठीक है, अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो हम देखते हैं कि आज के टाइम में भी हमने कौन सा सिस्टम अपनाया है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राष्ट्रपति वाली हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। तो वो जो चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से ही निकल के आ रही हैं। तो हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके पीछे का कारण भी यही है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज का है उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलता है, जो रूल किया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और जो लॉज बनाए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। दस लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेस, ठीक है। तो इस प्रकार पहली बार विधायी कार्य को सरकार का एक विशेष कार्य माना गया, यानी इससे पहले जो विधायी कार्य था उसको हम अलग से एक कार्य मान ही नहीं रहे थे, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज।
1833 में हमने देखा था कि एक नाकाम कोशिश हुई थी किस चीज़ की, कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका ओपन कंपटीशन के जरिए एग्ज़ाम हो और फिर लोग आएँ। लेकिन 1853 का जो एक्ट आता है उसमें ये चीज़ भी पूरी हो जाती है। और अब क्या है, द कोविनेंटेड सिविल सर्विस वॉज दस थ्रोन ओपन टू इंडियंस ऑल्सो। कोविनेंटेड का क्या मतलब होता है? यानी कि जो हायर पोस्ट होंगी उनको हम कह रहे हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंगली द मैकॉले कमेटी वॉज अपॉइंटेड इन 1854। ये मैकॉले वही है, लॉर्ड मैकॉले, जिसकी अभी हमने किसकी बात करी थी, मैकॉले मिनट की बात करी थी, ठीक है। It extended the company rule and allowed it to retain the possessions of the Indian territories on the trust for the British Crown। यानी इससे पहले भी यही चल रहा था कि जो कंपनी का रूल है उसको हर 10-10 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस बार भी उसको एक्सटेंड किया गया। और रिटेन मतलब कि वो रिटेन करेंगे जो पोजेशंस हैं इंडियन टेरिटरीज़ के, यानी इंडियन टेरिटरीज जो हैं उसको वही लोग होल्ड करेंगे किसके ट्रस्ट पर, ब्रिटिश क्राउन के उस पर। लेकिन हर बार 10 साल का जो टाइम पीरियड था, इस बार वो चीज़ नहीं रखी गई है। हम देखेंगे कि अनलाइक द प्रीवियस चार्टर्स डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड। जैसे अभी हम क्या देख रहे थे, 1813 में एक्ट आया, फिर 1833 में आया, तो 20-20 साल में आ रहे थे, ठीक है। फिर 1853 में भी आया, तो 1853 के बाद में कब आना चाहिए, 1873 में। लेकिन ये पहला जो था इसमें कोई ऐसा टाइम पीरियड बताया नहीं गया कि ये जो पर्टिकुलर चार्टर है वो कितने सालों के लिए आ रहा है। तो इससे भी हमको एक हिंट मिल जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको टेक ओवर करने की ब्रिटिश गवर्नमेंट सोच ही रही थी पहले से भी, ठीक है। और उसमें फिर क्या कहते हैं, जो एक चिंगारी का काम किया वो किसने किया था, सिपाही म्यूटिनी ने, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बहाना मिल गया कि हम किसको टेक ओवर कर लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और हम यहाँ पे डायरेक्ट रूल लेके आएंगे, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी इससे पहले जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था, और पहली बार वो भी हमको देखने को मिला। ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स, जो 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे, उनमें से वर अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, ठीक है। यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट थी बंगाल की, बॉम्बे की, आगरा की, उनमें से जो हैं 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर जो हैं काउंसिल के, उनमें से जो 4 हैं उनको अपॉइंट किया गया इन जगहों से, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आ जाता है। तो जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की, तो इस टाइम पर सैन्य विद्रोह हो चुका है जो 1857 की क्रांति है। और उसके बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया है, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कहने की कोशिश कर रही है कि जितना भी माल एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया में वो किसके द्वारा किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। और जब क्वीन का डायरेक्ट रूल इंडिया में आएगा तो सारी सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 है, इसको हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी कहते हैं। ये कहा गया था किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही, ठीक है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of her majesty। यानी कि भारत में जो अब शासन होगा वो किसके नाम पर होगा, क्वीन के नाम पर होगा। और इसने जो डेजिग्नेशन थी गवर्नर जनरल की इंडिया में, उसका नाम अब वाइस रॉय कर दिया। तो यानी कि अब ऐसा नहीं है कि उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं कहेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी है वो, और उसके लिए एक डेजिग्नेशन और जुड़ गई जिसको हम कहते हैं वाइस रॉय। अच्छा, वाइस रॉय का क्या मीनिंग होता है? वाइस रॉय का मीनिंग हुआ वॉइस ऑफ द रॉयल्स, ठीक है। तो वॉइस ऑफ द रॉयल्स का मतलब हुआ जो शाही लोग हैं वहां के, शाही आवाज, जो वहां के शाही लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करा जा रहा है किसके द्वारा, वाइस रॉय के द्वारा, ठीक है। तो इस सिर्फ ये नाम एक चेंज, मतलब नाम में एक एडिशन हुआ है। एज सच जो शक्तियां हैं जो पहले थी अब भी वही हैं, ठीक है। ही वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। और लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत का पहला वाइस रॉय बनता है, ठीक है। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। अब डबल गवर्नमेंट का सिस्टम एंड हो गया, यानी कौन कौन सी चीज़ें खत्म हो गई हैं, 2,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, तो वो अबॉलिश कर दिए गए हैं। इट created a new office, Secretary of State for India, vested with the complete authority, and Secretary of State was the member of the British cabinet, ठीक है, और उसी के ऊपर एक अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की। सो अगर हम बात करें, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एक नया पद बनाया गया है, यानी ये पहले नहीं था, और इसका कंट्रोल होगा किस पे, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। और जो खास बात है वो ये है कि ये ब्रिटिश कैबिनेट में था, यानी कि ये जो है ब्रिटिश कैबिनेट में था, यानी कि वहाँ पे मिनिस्टर रहेगा जो वहाँ पे, आप दोनों को समझ में आ रहा है? क्या नाम है आपका? सौरभ। और आपका? आर्य। आर्य, समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो पूछना, है ना? तो इसने एक नया ऑफिस बनाया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस है, ये जो व्यक्ति है ये ब्रिटिश कैबिनेट में भी होगा, ठीक है, और ये रेस्पॉन्सिबल होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति। अब उसके बाद में जब हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट की 1861 की, तो क्या होगा? तो बात ये आती है कि जब इंडिया में एक रेवोल्यूशन हुआ है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि इस तरीके के रेवोल्यूशंस फ्यूचर में दोबारा हों या ना हों, ना हों। तो इस तरीके के जो रेवोल्यूशंस हैं या जो रिवोल्ट हैं वो दोबारा ना हो, उसके लिए जो इंडियंस का पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा सा होना चाहिए गवर्नमेंट में। अब इंडियंस का यदि पार्टिसिपेशन होगा, उनकी भागीदारी होगी, तो जब वो लोग खुद ही सरकार में होंगे तो किसके खिलाफ में क्रांति होगी, है ना? तो इस वजह से धीमे धीमे थोड़ा बहुत जो रिप्रेजेंटेशन है या जो पार्टिसिपेशन है इंडियंस का, वो भी इंश्योर सुनिश्चित किया जाएगा किसमें, गवर्नमेंट में, ठीक है। So after the Great Revolt of 1857, the British government felt the necessity of seeking the cooperation of Indians, कि इंडियंस का भी सहयोग होना चाहिए देश के एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन में। इन परसुएंस ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन 3 एक्ट जो हैं वो लेके आए गए, एक 1861 में, एक 1892 में और एक 1909 में। तो इसमें धीमे धीमे जो इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसके कुछ फीचर्स की। सो इट मेड द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस, यानी पहली बार जो इंडियंस हैं वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में आएंगे। यानी कि अब लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस आएंगे, यानी कि कुछ जो इंडियंस हैं वो भी एमपी बनेंगे। तो वो कौन लोग होंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि इलेक्शन के जरिए आए, या फिर हम कुछ अपने ही खास लोगों को चुने हुए एमपी बना दें, लॉ मेकिंग प्रोसेस में ले आएँ, जिससे इंडियंस खुश भी हो जाएं कि भाई इंडियंस का भी रिप्रेजेंटेशन है लॉ मेकिंग में, और वो लोग जो चुन के हैं, वो लोग जो वहाँ पे बैठे हैं उस पद पर, वो बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही साइड लें। तो इस वजह से जो कोशिश की गई वो ये की गई कि इसमें इलेक्शन नहीं होंगे, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस में जाएंगे लोग वो कैसे जाएंगे, नॉमिनेट होके जाएंगे, यानी उनको नामित किया जाएगा। और नामित किन को करेंगे? वो जो प्रो ब्रिटिश गवर्नमेंट होंगे या प्रो इंडिया होंगे, बताओ, प्रो गवर्नमेंट होंगे कि प्रो इंडिया होंगे, किन को रखा जाएगा? जब प्रो गवर्नमेंट होंगे, ठीक है, प्रो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होंगे। तो इसी वजह से नॉमिनेट किए गए 3 इंडियन, जिसमें राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। तो अगर हम देखें उस टाइम पे जो राजा थे ये प्रिंसली स्टेट के जो लोग थे यही थे। तो ये जो प्रिंसली स्टेट थे इनकी तो वैसे भी उस टाइम पे ट्रीटीज़ हुई रखी थी, किसके साथ में? ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में। तो बेसिकली उन लोगों ने नाम के लिए तो रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया कि जो इंडियंस हैं वो भी आ जाएंगे किस में, लॉ मेकिंग में, लेकिन वास्तव में वो लोग थे कौन? जो जिनकी जो वफादारी थी एक तरीके से हम कह सकते हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर ज़्यादा थी, ठीक है। सो इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स। अच्छा, जो सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई थी वो कौन से एक्ट के जरिए हुई थी? सबसे पहले पढ़ा था हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और जो सेंट्रलाइजेशन अपने क्लाइमैक्स पे कब पहुंचा था? 1833 में, है ना। तो अब जब वो क्लाइमैक्स पे पहुंच चुका है तो उसके बाद में धीमे धीमे जो पावर है, पहले सेंट्रलाइज हुई थी, केंद्रीकृत हुई थी, अब जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज यानी कि विकेंद्रीकरण उसका चालू होगा। तो जो विकेंद्रीकरण चालू हुआ है वो 1863
1861 से चालू हो गया है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज थी, यानी कि जो केंद्रीयकरण करने की जो टेंडेंसी थी, उसको रिवर्स यानी उल्टा कर दिया गया 1861 में, ठीक है। इसमें देखो लिखा भी है कि स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड क्लाइमैक्स पे वो पहुंचा था 1833 में। अब दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन रिजल्टेड इन द ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस इन 1937। तो 1937 में जो प्रोविंसेस हैं, यानी कि जो प्रांत हैं, उनको कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दी गई। ऑटोनॉमी का मतलब स्वायत्तता दे दी गई, यानी कि जो राज्य हैं वो क्या कर सकते हैं, जो प्रांत हैं अपने आप से कानून बना सकते हैं, और उसके ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण है वो बढ़ेगा या कम हो गया होगा, कम हो गया, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी डिसेंट्रलाइजेशन की, वो कब हुई है, 1861 में, और जो डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीट हुआ है प्रांत के स्तर पर, वो 1937 में हुआ है, ठीक है। It also provided for the establishment of new legislative council for Bengal, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब। तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको हम कहते हैं उत्तर पश्चिमी प्रांत, ये कहाँ लाई करता है, जो इंडिया में है, ये बांग्लादेश में है कि पाकिस्तान में है, बताओ। हाँ, ये पाकिस्तान वाले रीजन में है, ठीक है। तो यही वो रीजन है जिसको हम खैबर पख्तूनवा भी कहते हैं। खैबर पख्तूनवा नाम सुना होगा पहले, है ना। तो जो खैबर पख्तूनवा, यहाँ के कौन से फेमस लीडर हुए हैं, कोई बताएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना, वो यहीं के थे, पश्तूनी थे वो, और वो इंडिया के साथ मिलना चाहते थे, है ना। तो ये आप लोग जो है ना, नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंस है उसमें खैबर पख्तूनवा भी नोट कर लो, ठीक है। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा ऐसे। तो अब ये नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का क्या मीनिंग हुआ? लेजिस्लेटिव काउंसिल तो हम देख रहे थे 1853 में ही बन गई थी, फिर ये न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे? तो 1853 में जो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी, वो सेंट्रल लेवल पे बनी थी, यानी हम कह सकते हैं कि सेंट्रल लेवल पे एक पार्लियामेंट बन गई, काइंड ऑफ। अब इसमें क्या है, पहली बार ये बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में और पंजाब में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी है, यानी कि क्या बन रही होगी, विधानसभा बन रही होगी, ठीक है। तो आज के टाइम में वैसे विधानसभा को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। और विधान परिषद को क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। तो इस वजह से ना कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये क्या है। तो इसको आप लिख सकते हो अपनी रेफरेंस के लिए, ये एग्ज़ाम में लिखने के लिए नहीं है, अपनी समझ के लिए है कि राज्यों के स्तर पे क्या बन गई, विधानसभा बन गई। किन जगह पे बनी? बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस यानी खैबर पख्तूनवा में और पंजाब में। अब ये पंजाब भी आपको ये सोचना होगा, ये सिर्फ इंडिया वाला पंजाब नहीं है, जो पाकिस्तान का और इंडिया का यूनाइटेड पंजाब है ये, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी टेरिटरीज हैं, विच वर इस्टेब्लिश इन 1862, 1886 एंड 1897 रेस्पेक्टिवली। ये ईयर्स एज सच इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते एग्जाम के लिए, ये बस रेफरेंस के लिए है कि किस किस टाइम पीरियड पे कैसे कैसे जो हैं वो बने थे, ठीक है। So it empowered the viceroy to make rules and orders for the more convenient transactions of business in the council. अब वाइसरॉय जो है उसको एम्पावर किया गया कि वो रूल्स बना सकता है, ऑर्डर्स बना सकता है, कन्वीनियंट ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल, यानी कि जो परिषद है, अब उसमें जो डेली के कामकाज होंगे उसके जो रूल्स बनते हैं वो कौन बनाएगा? उनको बनाने के लिए कौन एम्पावर्ड है? वाइसरॉय, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ये भी आती है, रूल्स एक बिल होता है, एक एक्ट होता है। अगर हम देखें तो बिल, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले कौन सा आएगा? अगर हम इनको सीक्वेंस में लगाएं तो सबसे पहले कोई भी क्या आएगा? बिल आएगा, एक्ट आएगा, रूल्स या रेगुलेशन? बिल आएगा, ठीक है। बिल के बाद में बताओ, एक्ट आएगा, ठीक है। और एक्ट के बाद में फिर रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं, ठीक है। तो जो एक्ट बनता है ना कोई भी, तो उसमें क्या कहते हैं, मोटी मोटी बातें, सुपरफिशियल बातें लिखी जाती हैं, लेकिन जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं वो रूल्स और रेगुलेशंस में होती हैं, ठीक है।
तो ये रेफरेंस के लिए था ये, एज सच इससे इम्पोर्टेंट, इससे रिलेटेड नहीं है। तो पहली बार अब क्या हुआ कि जो वाइस रॉय है उसको ये शक्तियाँ मिल गई हैं कि वो क्या कर सकता है, रूल्स बना सकता है जो बिजनेसेस, यानी कि जो काम चलेगा किस में, काउंसिल में, ठीक है। इट ऑल्सो गेव अ रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाई लॉर्ड कैनिंग इन 1859। अब ये पोर्टफोलियो का क्या मीनिंग होता है? पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो जैसे कि आज के टाइम में पोर्टफोलियो होता है क्या, पोर्टफोलियो सिस्टम पार्लियामेंट में, हाँ बताओ। बिल्कुल, जो मिनिस्ट्रीज बांटी जाती हैं वो। तो जैसे कि एक है फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, वित्त मंत्री हो गया, एक होम मिनिस्टर हो गया, गृह मंत्री हो गया, इसी तरीके से डिफेंस मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोर्टफोलियोज होते हैं। अगर पोर्टफोलियो सिस्टम नहीं है उसका मतलब क्या है कि जो पीएम है वो अकेला ही क्या देख रहा है, सारे काम खुद ही देख ले रहा है। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और लोड बढ़ता है तो हम ये देखते हैं कि जो पीएम है वो सारे के सारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको खुद से नहीं देख सकता। तो अलग अलग लोगों को जिनकी उसमें एक्सपर्टीज़ होती है उनको पीएम के द्वारा वो पोर्टफोलियो जो है वो बांट दिया जाता है। तो पहली बार जो पोर्टफोलियो सिस्टम आया वो कब आया, 1859 में वो आया था। अंडर दिस अ मेंबर ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं उनका उसको इंचार्ज बनाया गया, यानी कि उनको वो देखेगा, ठीक है। एंड वाज ऑथोराइज टू इशू फाइनल ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑन मैटर्स ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का वो हेड बन जाएगा जिसको वो पोर्टफोलियो दिया जाएगा। किसके द्वारा दिए जाते हैं ये, वाइसरॉय के द्वारा। आज के टाइम में कौन बांटता है पोर्टफोलियो, पीएम, ठीक है। सो इट empowered द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ, सौरभ, सुमित, अच्छा अध्यादेश कहते हैं। तो कोई भी अगर इंग्लिश का शब्द ना समझ में आए ना तो बोल दो, इसको अध्यादेश कहते हैं, ठीक है। आप भी हिंदी मीडियम से हो तो प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश समझने में, अच्छा तो आपको कोई भी शब्द ना समझ में आए ना तो टोक के पूछ लो मेरे से, ठीक है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी जो टेक्निकल टर्म्स हैं इंग्लिश के, पारिभाषिक शब्द हैं, हिंदी में मैं बोलूँ, ठीक है। तो इसको कहते हैं अध्यादेश। और कोशिश करो कि इंग्लिश में भी शब्द जो है थोड़ा सीख लो, कि दोनों ही भाषाएं आनी चाहिए, ठीक है, जो हिंदी मीडियम के भी हैं। तो अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं अध्यादेश। होता क्या, अध्यादेश क्या होता है बताओ आप, हिंदी में बताया मैंने, अब अध्यादेश क्या होता है, ठीक है, राष्ट्रपति पारित करता है। तो क्यों उसको लाया जाता है अध्यादेश को, देखो मैं बताता हूँ। तो होता क्या है, जनरली जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें कई सारे एमपीज़ होते हैं, लेकिन कोई भी एमपी जो है वो जो सांसद है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही रहता है। और जब भी पार्लियामेंट का सेशन होगा, संसद का सत्र होगा, तब वो दिल्ली में जाएगा, ठीक है, और बाकी टाइम वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही रहेगा। तो जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है और उस टाइम पे कोई इम्पॉर्टेंट जो लॉ है उसको पास करवाने की ज़रूरत है, तो एकदम से पॉसिबल नहीं है कि सेशन ऑन द वन नोट बुला लिया जाए और सारे लोग एकदम से आ पाएँ। तो उस समय पर जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है और कोई कानून एकदम से लाने की ज़रूरत है, तो राष्ट्रपति के द्वारा आज के समय में ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। और जब पार्लियामेंट का सेशन चालू होगा उस टाइम पे वो कुछ समय के लिए वैलिड रहेगा। अगर उसको संसद में पारित नहीं करवाया जाता कानून लाके, तो फिर वो लैप्स हो जाता है, वो नल एंड वॉइड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि उस टाइम पर भी जो ऑर्डिनेंस का प्रावधान है वो आया था। आज के टाइम पे जो ऑर्डिनेंस है वो कौन लेके आता है, प्रेसिडेंट लेके आता है। लेकिन क्या प्रेसिडेंट की खुद की शक्तियाँ होती हैं, अपने विवेकाधिकार से लेके आता है प्रेसिडेंट, या उसको सलाह दी जाती है मंत्री परिषद के द्वारा सलाह दी जाती है ना। उस टाइम पे जो ये था, बात करें वाइसरॉय, तो ये ऑर्डिनेंस लेके आ सकता है विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। कॉन्करेंस का मतलब बिना उनकी सहमति के, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर ये कहती है कि भाई कोई ज़रूरत नहीं ऑर्डिनेंस लेके आने की, उसके बावजूद भी वाइसरॉय सशक्त है ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश लेके आने के लिए ड्यूरिंग दी इमरजेंसी। और इस ऑर्डिनेंस की जो लाइफ होती थी वो 6 महीने होती थी, ठीक है, समझ में आया।
कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं अभी। ओके, आज की क्लास ख़त्म करते हैं। ठीक है, 1 मिनट में बात कर लेते हैं। और सर क्लास तो सर थोड़ा छोटा रह गया, मैंने सोचा था 2 घंटे से 1.5 घंटे में ही हो गई आज की। अगली बार से मैं आपने देखी सर क्लास? अच्छा रिकॉर्ड क्लास में देख जी, तो मैं उन्हें बोल दूं क्लास ख़त्म हो गई? क्रिएट नहीं ठीक है, थैंक यू, क्लास हो गई आपकी। थैंक यू सर।